जरा सोचिए, एक देश और वो अपने ही ऊपर हुए एक हमले का जश्न मना रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? जनवरी 2026 में वेनेजुएला के लिए ये एक काल्पनिक हकीकत बन गई। ऐसा तब हुआ जब अमेरिकी सेना ने वहां दखल दिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर की, पॉलिटिक्स की और सबसे बढ़कर इस बात की कि कहानी सुना कौन रहा है। जरा इस एक लाइन की ताकत देखिए। एक विदेशी मिलिट्री एक्शन के जवाब में उसी देश का एक नागरिक ये बात कह रहा है। पहली नज़र में तो ये बात बिल्कुल समझ से परे लगती है कि नहीं? कोई भी ऐसी सिचुएशन में विरोध की उम्मीद करेगा, जश्न की तो बिल्कुल नहीं। और बस यही वो सवाल है जो हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो क्या मजबूरी थी जिसने लोगों को एक विदेशी दखलंदाजी को आज़ादी के तौर पर देखने के लिए मजबूर कर दिया? इसका जवाब वेनेजुएला के हाल के इतिहास की गहराइयों में छुपा हुआ है। तो चलिए सीधा चलते हैं इस पहेली के सेंटर में, कराकस की उन सड़कों पर जहां जो कुछ भी हुआ उसने सारी उम्मीदों को तोड़ दिया और पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। देखिए, ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक पूरी टाइमलाइन है, लेकिन इसका नतीजा ये निकला। अमेरिकी सेना ने एक देश के लीडर को उसी की राजधानी से पकड़ लिया। किसी भी सॉवरेन देश के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। लेकिन हुआ क्या? विरोध प्रदर्शनों के बजाय गलियों में जश्न और नाच गाना शुरू हो गया। लोग अमेरिकी सैनिकों का स्वागत ऐसे कर रहे थे मानो वो सालों से दबे किसी बोझ से आजाद हुए हों। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर क्यों? उस क्यों का जवाब उस आर्थिक तबाही में छिपा है जो वेनेजुएला को अंदर ही अंदर खा रही थी। ये सिर्फ कोई मंदी नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम का ढह जाना था। 1,000,000%। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये आंकड़ा था वेनेजुएला की हाइपर इन्फ्लेशन का। मतलब इसे ऐसे समझिए कि अगर आज कोई चीज़ 1 रुपए की है तो साल खत्म होते होते उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाएगी। अब बताइए, ऐसी हालत में कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश चल कैसे सकता है? सवाल ही नहीं उठता। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि पैसे की अपनी कोई कीमत ही नहीं बची थी। कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी का कुछ हिस्सा अंडों में दे रही थी, क्योंकि अंडों की कीमत कागज के नोटों से ज्यादा स्टेबल थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि देश की करेंसी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। 80 लाख, ये उन लोगों की संख्या है जो 2013 के बाद से वेनेजुएला छोड़कर भाग गए। सोचिए, देश के आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा। ये लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, या यूं कहें कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो कुल मिलाकर 2024 के धांधली वाले चुनाव, आर्थिक बर्बादी और खाने-पीने जैसी बुनियादी चीजों की कमी ने लोगों को पूरी तरह से नाउम्मीद कर दिया था। उनके लिए मादुरो का शासन एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा बन गया था, और वो किसी भी कीमत पर इस सपने से जागना चाहते थे। अच्छा, अब कहानी का एंगल बदलते हैं। अब जरा उस कहानी को देखते हैं जो अमेरिका ने इस मिलिट्री एक्शन को सही ठहराने के लिए पूरी दुनिया को सुनाई, क्योंकि हर दखलंदाजी के पीछे एक ऑफिशियल वजह तो जरूर होती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जंग का एक हिस्सा था। उन्होंने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का इल्जाम लगाया और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक बहुत बड़ा इनाम भी रख दिया। तो ऑफिशियली ये एक एंटी टेररिज्म मिशन था। और हाँ, ये कार्रवाई रातों रात नहीं हुई थी, ये महीनों से बढ़ते तनाव का नतीजा थी। सितंबर में नावों पर हमले, अक्टूबर में दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज का पहुंचना, और फिर दिसंबर में शुरुआती हमले। 3 जनवरी का जो ऑपरेशन था वो इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी दौर था। लेकिन यहीं पर ऑफिशियल कहानी खत्म होती है और एक बहुत गहरी जियोपॉलिटिकल हकीकत सामने आती है, क्योंकि असल में ये कहानी कभी सिर्फ ड्रग्स के बारे में थी ही नहीं। वेनेजुएला, इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। जी हाँ, सऊदी अरब या रूस से भी ज्यादा। और ये एक ऐसा सच है जो पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण को बदल कर रख देता है। और यही तेल वेनेजुएला को एक जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बना देता है। चीन ने तेल के बदले अरबों डॉलर का निवेश कर रखा था। रूस इसे अमेरिका के बैकयार्ड में अपना असर बढ़ाने के एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा था। और ईरान के लिए वेनेजुएला अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नेचुरल पार्टनर। अब एक कदम और पीछे हटते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये देखते हैं कि ये घटना विदेशी दखलंदाजी के एक ऐतिहासिक पैटर्न में कैसे फिट बैठती है। क्योंकि अगर ये कहानी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है तो उसकी एक वजह है। अगर हम इतिहास देखें
तो इस तरह के हस्तक्षेप एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जिस देश को टारगेट करना है उसकी लीडर को एक विलन की तरह दिखाया जाता है। फिर किसी नेक काम के नाम पर हमले को सही ठहराया जाता है और अंत में देश के जरूरी संसाधनों जैसे कि तेल पर कंट्रोल कर लिया जाता है। इराक याद है? वजह बताई गई बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार जो कभी मिले ही नहीं, लेकिन हमले के बाद इराक के तेल के कुओं पर अमेरिकी कंपनियों का कंट्रोल हो गया। या फिर अफगानिस्तान, जहां लोकतंत्र लाने के नाम पर 20 साल तक जंग चली और नतीजा अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद देश पहले से भी बदतर हालत में पहुंच गया। तो क्या वेनेजुएला भी उसी स्क्रिप्ट का एक और चैप्टर है, जहां ऑफिशियल वजह ड्रग्स है लेकिन असली मकसद तेल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों से वेनेजुएला के इस मामले को देखने पर हम कौन से बड़े सबक सीख सकते हैं? सबसे जरूरी सबक तो ये है कि किसी भी देश की अंदरूनी स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई देश अंदर से कमजोर होता है तो बाहरी ताकतें उसके संकट का फायदा उठाती हैं। और आज के जमाने में जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि कहानी सुनाने के मैदान पर भी लड़ी जाती है। जिसकी कहानी में दम होता है, अक्सर जीत उसी की होती। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या ये हो सकता है कि हमला और मदद के बीच का फर्क सिर्फ इतना हो कि कहानी लिख कौन रहा है।